हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक 11th क्लास। वैदिक सभ्यता में हम लोग आज कहानी आगे की देखेंगे। जहां हमने छोड़ा था उससे आगे की बात करेंगे हम। अथर्ववेद। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। हमने देखा था कि जादू, टोना, टोटका, इन सब की बातें कहाँ मिलती हैं? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आपके जो आयुर्वेद है उसका वर्णन है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त मिलता है, जिसमें पृथ्वी सूक्त का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी के लिए प्रार्थना की गई है और इस वजह से इसको महिवेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद के लिए औषधि का वर्णन है, इसलिए इस कारण से इसको भेषज वेद भी बोलते हैं। इनमें वैदिक इसमें क्या है? इसमें आए तथ्यों से आर्येतर लोगों के विश्वासों और रूढ़ियों का पता लगता है। अब इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जो जानकारी दी गई है, उससे आर्य लोगों के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद जो लोग आए उनके विश्वास कैसे थे, उनकी रूढ़ियाँ क्या थीं, वो क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित हैं और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी की गई है। वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ दी गई हैं ब्राह्मण ग्रंथों में और उन अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। 1000 से 500 ईसा पूर्व के दौरान ये उत्तरी गंगा के मैदान में इनको लिखा गया था और ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व के लगभग सप्तसैंधव प्रदेश, वर्तमान का पंजाब में हुई थी। यहाँ ये चित्र दूसर मृदभांड ये एनसीईआरटी से हमने लिया है। इसमें इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इन पात्रों का जो काफ़ी सुडौल आप देख पा रहे हैं, उत्खनन और अनुसंधान के फलस्वरूप इसी काल और इसी क्षेत्र के लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं, जहाँ सबसे पहले बस्तियाँ कायम हुई थीं। इन्हें चित्र धूसर मृदभांड स्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। वे लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। ये PGW वाले लोग चित्र दूसर मृदभांड संस्कृति के जो लोग थे, वो चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे। जैसा कि अभी हमने देखा, लोहे के हथियारों का भी ये प्रयोग करते थे। उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ और चित्र दूसर मृदभांड लौह अवस्था के पुरातत्व, इन दोनों के संयुक्त साक्ष्य से हमें आभास मिलता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में, ईसा की पहले 1000 वर्षों के पूर्वार्ध में, शुरुआत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में, राजस्थान से लगे क्षेत्रों में बसने वाले लोगों का जीवन कैसा था, ये चीज़ें हमें इनके बर्तनों को देखकर पता चलता है और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से कि उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ और चित्र दूसर मृदभांड लौह अवस्था के पुरातत्व साक्ष्यों से हमें ये जानकारी मिलती है। उक्त ग्रंथों से प्रकट होता है कि पंजाब से आर्यजन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। तो ये पहले पंजाब में आए, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार हुआ। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु थे, एक होकर कुरु नाम से ये जाने गए। भरत और पुरु कबीले के मध्य वैसे चलती रहती थी, बाद में ये दोनों एक हो गए
और कुरु नाम बना इनका। आरंभ में वे लोग दोआब के ठीक छोर पर सरस्वती और द्रसद्वती नदियों के प्रदेश में बसे थे शुरुआत में। शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली वाला हिस्सा, और दोआब का ऊपरी भाग, इस पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे वे पंचालों से भी मिल गए। पंचाल जो कि आपके बरेली के औला क्षेत्र में, औला क्षेत्र जो बरेली बदायूं फर्रुखाबाद का क्षेत्र था, ये पांचालों का क्षेत्र था, राजा द्रौपद का। धीरे धीरे ये पांचालों से मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग पर काबिज थे। ये मध्य गंगा मैदान में है। इस प्रकार कुरु पंचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भागों पर फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में पड़ता है, और इन्होंने हस्तिनापुर को यहाँ से अपनी राजधानी बनाया। और हस्तिनापुर कहाँ है आपका? मेरठ में। कुरुकुल का इतिहास भरत युद्ध को लेकर मशहूर है। अब ये कुरुकुल बन गया। कुरुकुल का इतिहास भरत युद्ध को लेकर मशहूर है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य लिखा गया है। तो ये महाभारत में कुरुकुल का ही इतिहास है, जिसमें कौरव और पांडवों का युद्ध का वर्णन है। ये माना जाता है कि भारत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। हालांकि ये दोनों कुरुकुल के ही थे। अभी महाभारत का युद्ध माना जाता है कि कौरवों पांडवों के बीच हुआ 950 ईसा पूर्व के आसपास। इस युद्ध के फलस्वरूप अब यहाँ पर जो हम देखते हैं, उधर देखते हैं हम कि श्री कृष्ण का जन्म हुए 5000 वर्ष बीत गए हैं, और युद्ध हुआ है महाभारत का 950 ईसा पूर्व के आसपास। तो उधर 5000 वर्ष बीत गए हैं, और यहाँ 950 ईसा पूर्व मतलब 3000 ईसा पूर्व हम कह सकते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व और उधर 5000 ईसा पूर्व श्री कृष्ण हुए, तो 2000 साल जिए वो। कैसे श्री कृष्ण क्या 2000 साल जिए थे? क्योंकि महाभारत युद्ध में तो श्री कृष्ण थे। तो ये यहाँ पर एक डाउट बना हुआ है सबके लिए, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ कुछ और कहते हैं और पुरातत्व कुछ और कहता है। इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सारे कुरुवंशियों का नाश हो गया। हस्तिनापुर में मिली सामग्रियों से, जिनकी तिथि 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की अवधि आकी जा सकती है, वहाँ की बस्तियों का और नगर जीवन के धुंधले आरंभ का पता चलता है। किंतु महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है, उससे इसका कोई भी मेल नहीं है। महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है, उससे इसका कोई मेल नहीं है, क्योंकि इस महाकाव्य की रचना बहुत बाद में ईसा की 4वीं सदी के आसपास हुई। महाभारत की रचना ईसा की 4वीं सदी के आसपास हुई है। 950 ईसा पूर्व में ये कहते हैं कि युद्ध हुआ है महाभारत का, जब भौतिक जीवन में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। तो इस समय तक तो सब कुछ बदल गया होगा। उत्तर वैदिक काल में लोग पकाई हुई ईंट का प्रयोग शायद ही जानते थे। उत्तर वैदिक काल में पकी हुई ईंट का प्रयोग लोग ये कह नहीं सकते कि जानते थे या नहीं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि शायद ही जानते थे। हस्तिनापुर की खुदाई में जो कच्ची संरचनाएं मिली हैं, वे ना भव्य ही कही जा सकती हैं और ना टिकाऊ ही। हस्तिनापुर में जो मकान मिले हैं, जो भवन मिले हैं, उनको भव्य हम नहीं कह सकते और ना ही हम उनको टिकाऊ कह सकते हैं। वो इस तरह के हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और कुरु वंश में जो जीवित रहे वे इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के पास कौशाम्बी जाकर बस गए। हस्तिनापुर के लोग जब ये बाढ़ में बह गया, तब आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में फैला पांचाल राज्य उत्तर वैदिक साहित्य में वर्णित अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। हमारी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जो जिले हैं, जिसको पांचाल क्षेत्र कहते थे, यहीं की कन्या थी द्रौपदी, और राजा द्रौपद यहाँ का शासक था। तो यहाँ के दार्शनिक राजा और तत्वज्ञानी ब्राह्मण, इनको लेकर के ये प्रसिद्ध था। यहाँ पर बड़े बड़े फिलोसफर थे, राजा, फिलोसफर और तत्वज्ञानी थे, तत्वज्ञानी ब्राह्मण।
उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। उत्तरी बिहार का हिस्सा है विदेह और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा कौशल। कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह इन क्षेत्रों में भी आर्य लोग पहुंच गए 600 ईसा पूर्व के आसपास। यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा है, फिर भी वैदिक साहित्य में राम कथा का उल्लेख नहीं मिलता। कौशल जो प्रदेश है वो किससे जुड़ा हुआ है? राम की कथा से, लेकिन वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं है। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सामना संभवतः उन लोगों से हुआ जो तांबे के औजारों और गेरुए या लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। हमें जितनी जानकारी है हम लोग उतना ही बोल रहे हैं कि औजार और उनके यूज किए हुए बर्तन के आधार पर बता रहे हैं। उन्हें संभवतः ऐसे लोगों की भी बस्तियाँ जहाँ तहाँ मिली जो काले लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ऐसे लोगों की बस्तियाँ मिली जो काले और लाल मृदभांड यूज करते थे। कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर उनका मुकाबला उत्तर हड़प्पाई संस्कृति को अपनाने वाले लोगों से भी हुआ, परंतु लगता है कि ये लोग मिश्रित संस्कृति वाले थे, जिस संस्कृति को शुद्ध हड़प्पाई नहीं कह सकते हैं। ये मिश्रित संस्कृति के लोग थे, उत्तर हड़प्पाई लोग। पेंटेड ग्रे वेयर का जो क्षेत्र है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एरिया है दिल्ली, पानीपत, भावलपुर, चक 86, रोपड़, वर्नवा, हस्तिनापुर, ये सारे क्षेत्र क्या हैं जो छायांकित एरिया है। ये आपको दिखा रहा है पेंटेड ग्रे वेयर का एयर क्षेत्र। अब यहाँ पर ये जो स्थल है ये बुक से लिया है हमने चित्र के लिए, तो इसमें ये अतरंजी खेड़ा में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्तर से प्राप्त लौह सामग्रियाँ हैं। चित्रित धूसर मृदभांड स्तर है जो जहाँ से ये पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं, इसी स्तर से लोहे के इस तरह के ये आभूषण वगैरह मिले हैं, अस्त्र वगैरह मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से ये मिले हैं। उत्तर वैदिक लोगों के शत्रु चाहे जो भी रहे हों, उनका किसी भी बड़े और संलग्न क्षेत्र पर जमाव नहीं था। उत्तर वैदिक लोगों के शत्रु कोई भी रहे हों, लेकिन उनका किसी भी बड़े या फिर संलग्न क्षेत्र पर जमाव नहीं था, मतलब किसी बड़े क्षेत्र पर वो उनका एक जगह जमाव नहीं था। और उत्तरी गंगा मैदान में उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। विस्तार के दूसरे दौर में वैदिक लोग इसलिए सफल हुए कि उनके पास लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ थे। पहले तो वो भारत में आए, उसके बाद आगे सफलता उन्हें क्यों मिली? क्योंकि उनके पास में अश्वचालित घोड़े से चलने वाले रथ थे और लोहे के औजार थे उनके पास, इसलिए उनको इन कार्यों में सफलता मिली। आगे है चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर, लौहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। लौहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, तो जब लोहे का प्रयोग हुआ और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था किस तरह की थी? लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता था। 1000 ईसा पूर्व में लोहा कहाँ प्राप्त किया जाए, कहाँ से मिलता था? कर्नाटक के धारवाड़ चट्टानों से। ये धारवाड़ जिला है तो वही धारवाड़ चट्टानें भी हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से ये कैसे फैला, यहाँ से बाकी क्षेत्रों में कैसे फैला, इसका पता हमें नहीं है। पर उसी समय से पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा। पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में उसी समय से मृतकों के 7 कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई से मिले हैं। ऐसे औजार बलूचिस्तान में भी मिले हैं। लगभग इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया गया है।
खुदाई से ज्ञात होता है कि तीर के नोक, बर्छे के फाल आदि लौहास्त्रों का प्रयोग लगभग 800 ईसा पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर से होने लगा था। किसका? तीर के नोक, बर्छे के फाल, ये सब लोहे के अस्त्रों का प्रयोग लगभग 800 ईसा पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम तौर से होने लगा था, मतलब ठीक ठाक होने लगा था। लोहे के इन हथियारों से वैदिक लोगों ने ऊपरी दोआब में सामने आए अपने बचे खुचे शत्रुओं को परास्त कर दिया होगा। ऊपरी दोआब में जो भी लोग थे, बचे खुचे शत्रु थे आर्यों ने इन इन अस्त्रों शस्त्रों की सहायता से लोहे के उनको परास्त किया होगा। ऊपरी गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ी से काम किया गया। ऊपरी गंगा के जो मैदान थे, उन जंगलों को साफ करने में हमने किसका यूज किया गया? लोहे की कुल्हाड़ी का, क्योंकि तांबे की कुल्हाड़ी थी वो इतनी मजबूत नहीं थी होगा। हालांकि वर्षा केवल 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक होने के कारण ये जंगल ज़्यादा घने नहीं रहे होंगे। वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में फैल गया। वैदिक काल के अंतिम दौर में लोहे का ज्ञान कहाँ पहुँचा? पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में। इन प्रदेशों में जो सबसे पुराने लौहास्त्र पाए गए हैं वे ईसा पूर्व 7वीं सदी के हैं और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्यामयस या कृष्णयस कहा गया है। ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोहे के अस्त्र मिले हैं और ईसा पूर्व 7वीं सदी के हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इसको श्यामयस, बेसिकली अथर्ववेद में कहा गया है इसको श्यामयस या कृष्णयस। यद्यपि लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य जीविका खेती हो चली थी। उत्तर वैदिक काल के लोगों की जो मुख्य जीविका थी वो खेती हो गई थी। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल हल में जोते जाने की चर्चा है। इसमें कुछ अत्युक्ति हो सकती है, मतलब 4 बैल, 8 बैल, 6 बैल, 12, 24, 24 बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसमें अत्युक्ति या अतिशोक्ति हो सकती है, बड़ा चढ़ा के कहा जा सकता है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, जिसमें ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी में संभवतः काम लिया जा सकता था। यज्ञों में पशु बलि के प्रचलन के कारण बैल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं रहे। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, इस वजह से बैलों की संख्या कम हो गई। इसलिए खेती आरंभिक अवस्था में थी, किंतु इसके व्यापक प्रचलन में संदेह नहीं है। आरंभिक अवस्था में थी लेकिन खेती खूब होने लगी थी। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन आया है। कहा गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था। उन दिनों राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाते नहीं थे। कृष्ण के भाई बलराम हलधर कहलाते थे, क्योंकि हल उनका हथियार था। उत्तर वैदिक काल में हल चलाना उच्च वर्णों के लिए वर्जित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्ण के लोग, राजा, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन्होंने हल चलाना बंद कर दिया। वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते ही रहे, पर इस काल में चावल और गेहूँ उनकी मुख्य फसलें हो गए। वैदिक काल में लोग जौ सबसे ज़्यादा पैदा करते थे, लेकिन बाद में ये लोग चावल और गेहूँ भी पैदा करने लगे। बाद में चलकर गेहूँ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य पदार्थ हो गया। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ था। वैदिक लोगों को चावल का ज्ञान कहाँ हुआ? गंगा यमुना के दोआब में। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। व्रीहि का मतलब चावल। चावल का अवशेष जो हस्तिनापुर में मिला है वह ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। इसी समय के आसपास एटा जिले में स्थित, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा में भी चावल मिला। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के प्रयोग का विधान है, पर गेहूं के प्रयोग का कदाचित ही। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के प्रयोग का विधान किया गया, लेकिन गेहूं के प्रयोग का नहीं। चावल रखते हैं हम लोग जब भी कोई यज्ञ वगैरह किया जाता है तो। उत्तर वैदिक काल के लोग कई प्रकार के तिलहन भी पैदा करते थे, मतलब तेल वाली फसलें। उत्तर वैदिक काल में भी बहुत प्रकार की कलाओं और शिल्पों का उदय हुआ। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें लोहारों और धातुकारों के बारे में जानकारी मिलती है। अवश्य ही वे लोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से कुछ न कुछ लोहे का काम करते
रहे होंगे। तांबे से उनका परिचय वैदिक काल के आरंभ से ही था। 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। तांबे से परिचय वैदिक काल के आरंभ से ही था। तांबा तो पहले ही से हड़प्पा सभ्यता से, पुरापाषाण काल से, ताम्रपाषाण युग से पता था सभी को। 1500 ईसा पूर्व के पहले तांबे के बहुत सारे औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के जखीरे, उनसे प्रकट होता है कि वैदिकेतर समाज में ताम्र शिल्पी थे। वैदिकेतर समाज मतलब वैदिक लोगों के बाद जो लोग आए वो ताम्र शिल्पी थे, मतलब उस समाज में ताम्र शिल्पी लोग रहते थे। वैदिक लोग संभवतः आज भी ताम्र शिल्पी हैं, तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान की खेतरी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। वैदिक लोग राजस्थान के दक्षिण पूर्व हिस्से में जो खेतरी खान है तांबे की, वहाँ से ये लोग, संभावना है इस तरीके की, वहाँ से ही ये तांबा प्राप्त करते थे। जो भी हो वैदिक काल के लोगों ने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा पहला रहा होगा। तांबा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु रही थी ये, लेकिन जो वैदिक काल के लोग थे उनके लिए भी ये पहली धातु रही होगी तांबा प्रयोग में लाई जाने वाली। तांबे की वस्तुएं चित्रित दूसरे मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं। इन वस्तुओं का उपयोग मुख्यतः लड़ाई और शिकार तथा आभूषण के रूप में भी किया जाता था। बुनाई केवल स्त्रियां करती थीं, किंतु ये काम बड़े पैमाने पर होता था। बुनाई का काम चमड़े, मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों में भारी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। एक तो काला व लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित दूसरे मृदभांड और लाल मृदभांड। ये 4 प्रकार के मृदभांड यूज होते थे उत्तर वैदिक काल में। इनमें अंतिम प्रकार का मृदभांड जो लाल मृदभांड है उनके बीच सबसे अधिक प्रचलित था और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। लाल मृदभांड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक थे। चित्रित धूसर मृदभांड जो थे ये विशिष्ट माने जाते थे सभी मृदभांडों में, चारों प्रकार के मृदभांडों में। इनमें कटोरे और थालियाँ मिली हैं जो हम देख चुके हैं, जिनका व्यवहार शायद उदीयमान उच्च वर्णों के लोग धार्मिक कृत्यों में या भोजन में या दोनों कामों में करते होंगे। भोजन के लिए या फिर धार्मिक कार्यों के लिए उच्च वर्ण के लोग इनका इस्तेमाल करते थे। कटोरे और थालियाँ का जो चित्रित दूसरे मृदभांड थे, चित्रित दूसरे मृदभांड वाले स्तरों में जो कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं, चित्रित धूसर पेंटेड ग्रे वेयर वाले जो स्तर हैं वहाँ से कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ भी मिली हैं। उनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में इन्हें गिने लोग ही करते होंगे। तो इन चूड़ियों का यूज कौन करता होगा? जो प्रतिष्ठा वाले लोग होंगे, उस समय पैसे वाले लोग होंगे, वो करते होंगे शायद। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से शिल्प वस्तुओं के विशेषीकृत उत्पादन का संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारी या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है। स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते होंगे। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। खेती और अलग अलग प्रकार के शिल्पों के कारण उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन जीने में समर्थ हो गए। उत्खननों और अनुसंधानों से हमें कुछ आभास मिलता है कि उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थीं। उत्खननों से और अनुसंधानों से हमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल की बस्तियां किस तरह की थीं। चित्रित धूसर मृदभांड स्थल न केवल कुरु पांचाल क्षेत्र अर्थात पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी व्यापक और दिल्ली में ही व्यापक रूप से फैले पाए गए हैं, ही नहीं यहाँ पर भी है, बल्कि मध्य क्षेत्र अर्थात पंजाब और हरियाणा के संलग्न भागों में और मत्स्य क्षेत्र अर्थात राजस्थान के संलग्न भागों में भी मिले हैं। ये मत्स्य देश वही है महाभारत का देश। इन स्थलों की संख्या कुल मिलाकर के 700 के करीब हो सकती है, जो अधिकतर ऊपरी गंगा घाटी में पड़ते हैं। इनमें इन्हें गिने स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। हस्तिनापुर, अतरंजी, खेड़ा, जखेड़ा और नोह, ये कुछ स्थल हैं जिनका उत्खनन हुआ है। टोटल 700 स्थल हैं
जहाँ से पेंटेड ग्रेवियर मिले हैं। चूँकि बस्ती के भौतिक अवशेषों का जमाव 1 मीटर तक है, 1 मीटर तक की खुदाई में इन अवशेषों का जमाव है, इसलिए मालूम पड़ता है कि ये बस्तियाँ 1 से 3 सदियों तक टिकी रही होंगी। 1 मीटर के जमाव के वजह से हम ये समझ सकते हैं कि कम से कम 100 से 300 साल ये बस्तियाँ रही होंगी यहाँ पर। काफ़ी स्थल नए बास के थे जहाँ ठीक पहले कोई नहीं बसे थे। ऐसे भी स्थल मिले हैं इनमें, कई सारे काफ़ी स्थल ऐसे मिले हैं जो कि जहाँ पर पहली बार ही लोग बसे थे, नए थे। लोग कच्ची ईंटों के घर में लकड़ी के खम्भों पर टिके टट्टी के घरों में रहते थे। उनके घर तो निम्न कोटि के हैं, फिर भी उनके चूल्हों और अनाजों धान से प्रकट होता है कि चित्र दूसरे मृदभांड काल के लोग, जो उत्तर वैदिक लोग ही हैं, कृषिजीवी और स्थिरवासी थे। लेकिन चूंकि किसान लोग सामान्यतः काठ के फाल वाले हल से खेती करते थे, इसलिए वे इतना अन्न नहीं उपजा सकते थे कि खेती से भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की भी आवश्यकता पूरी कर सके। क्योंकि खेती करने के तरीके काठ के फाल वाले हल तो उतना अन्न नहीं उपजा पाते थे। अतः किसान नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके। किसानों को अपना ही पेट भरने के लिए पैदा कर मिलता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है, पर उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों के आरंभ का मंद आभास ही पाते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द मिलता है, लेकिन नगर शब्दों का जो आरंभ होता है वो उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में हमें देखने को मिलता है, वो भी बहुत धीमा। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रयागराज के पास का क्षेत्र तो वैदिक काल के अंत के महज गर्भावस्था वाले नगर हैं, हस्तिनापुर और कौशाम्बी। इन्हें आद्य नगरीय स्थल प्रोटो अर्बन साइट ही कहा जा सकता है, इनको नगर नहीं कह सकते। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। इससे किसी न किसी तरह के वाणिज्य का संकेत मिलता है, जिससे नई नई कलाओं और शिल्पों के उदय से बल मिला होगा। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। पशुचारी और यायावरी मतलब घुमक्कड़ जीवन प्रणाली बहुत घट गई। खेती जीविका का मुख्य साधन हो गई और जीवन स्थायी तथा खूंटे में बंधा जैसा हो गया। विविध शिल्पों और कलाओं से लैस होकर अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदानों में स्थायी रूप से बस गए। मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफ़ी अनाज पैदा कर ही लेते थे। अपनी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखियों, राजाओं और पुरोहितों के निर्वाह के लिए भी बचा लेते थे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन कैसा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का, राजनीतिक स्थिति बेसिकली अगर कहें तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सभी के लिए।